हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। आजकल आप लोग के कमेंट्स बहुत कम हो गए हैं तो प्लीज़ कर दिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकन हार्ट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे लैन वांगजी जब सुबह उठता है तो उसने जब घर को देखा था तो यहाँ पे उसे महसूस हो रहा था कि आज विंग और वांग निंजाओ शायद अपने कमरे से बाहर नहीं आए, क्योंकि अभी तक विंग का कमरा जो था ना वो बंद था। लैन वांगजी किचन में गया, उसने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया, खाया और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को 5 बजे जब लैन वांगजी घर आया तो उसे आज घर पूरा पूरा शांत दिख रहा था। ना ही कोई चीज़ें बिखरी हुई थी, ना ही वांग निंजाओ अपने पैर के ऊपर पैर रख के काउच पे बैठी हुई थी, ना ही उसने कुछ गड़बड़ की हुई थी। किचन भी एकदम साफ था और जैसे सुबह विंग का दरवाज़ा बंद था, कमरे का, वैसे ही अभी भी था। उसने एक नज़र भर फिर से पूरे घर को देखा तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि चीज़ें उसने सुबह छोड़ी थी ना बिल्कुल वैसी ही हैं। जो चीज़ उसने साफ़ की थी वो साफ़ है, जो चीज़ उसने जैसे कि तैसी छोड़ दी थी वो वैसी ही है। यहाँ पे लैन वांगजी थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था। उससे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सच में विंग और वांग निंजा उस घर को छोड़ के जा चुके हैं। विंग ने एक बार भी उससे ये नहीं कहा कि इस घर की ईएमआई, इस घर पे जो पैसा खर्च हुआ है वो उसकी सैलरी से हुआ है, उसकी सेविंग्स से हुआ है। तो क्या मतलब वो इस घर को मेरे हवाले छोड़ के जा चुका है। लैन वांगजी के दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था। वो किचन में गया, खाना बनाना स्टार्ट किया। खाना बना के उसने जैसे ही प्लेट में रखा तो यहाँ पे उसने एक बाइट लिया, दूसरा बाइट लिया, लेकिन तीसरा बाइट लेने का ना उसका मन ही नहीं हुआ। वो 2 बाइट भी उसने बड़ी मुश्किल से अपने गले से नीचे उतारे थे, लेकिन अभी तीसरा बाइट शायद उससे नहीं खाया जाएगा। इसलिए उसने उस प्लेट को वहीं पे छोड़ दिया और अपने कदमों को अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिया। वहाँ पे जाके वो फिर से अपनी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर चुका था। यहाँ पे लैन वांगजी का दिल आज उसमें भी नहीं लग रहा था। इन सारी चीज़ों को सोचते सोचते बुक पढ़ते हुए पता नहीं कब उसकी नींद लग गई, उसे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठा, वो फिर से अपना फ्रेशन अप हुआ और अपने कमरे से बाहर आया। आज वो अपना पूरा तैयार होके आया था। साथ ही साथ उसने जितना सामान उसका ऑफिस के लिए जाना था वो सारी चीज़ें तैयार करके वो आ चुका था लिविंग रूम में। यहाँ पे आके उसने काउच के ऊपर अपने बैग को रखा और अपने कदमों को उसने किचन की तरफ बढ़ाया। आज उससे ज़्यादा मूड नहीं था खाना खाने का, तो उसने एक चाय बनाई और साथ ही साथ 2 टोस्ट गर्म कर लिए। इसी के साथ वो इन दोनों को ही खा के बाहर जाने ही वाला था कि अचानक से उसे विंग के कमरे के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो टर्न होता है, विंग की तरफ देखता है तो उसकी नज़रें विंग के पीछे कुछ ढूंढ रही थी, जैसे कि वो ढूंढ रहा हो कि वांग निंजाओ भी क्या पीछे से आ रही है। विंग अपने कदमों को बढ़ाते हुए कमरे से बाहर आता है। बाहर आते हुए वो किचन की तरफ बढ़ता है तो तभी वो जाते हुए विंग लैन वांग से बोलता है, तुमने कल रात अपना खाना नहीं खाया था, क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ बना दूँ? लैन वांग जी विंग की बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करता है। अपने बैग को पकड़ के वो बाहर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले फिर से उसने विंग के कमरे की तरफ देखा। कमरे से अभी तक वांग निंजाओ बाहर नहीं आई थी। तो यहाँ पे लैन वांगजी इसी सोच में थोड़ी देर के लिए डूब चुका था कि क्या वांग निंजा उस घर से जा चुकी है। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी के साथ फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ रहा था। वो उसके अनकही शब्दों को भी समझ चुका था। उसने डायरेक्टली बोला, वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। लैन वांगजी विंग की बातों का ना कोई रिप्लाई करता है, ना ही उस पर ज़्यादा अटेंशन देता है। वो अपने कदमों को बाहर ले जाके घर से बाहर जा चुका था। विंग दूसरी तरफ रात उस टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे उस प्लेट के ऊपर प्लेट ये पड़ी हुई देख रहा था। किचन में एक फ्राई पैन में उसने अपने लिए चाय बनाई थी और 2 टोस्ट गर्म किए थे। ये साथ साथ नज़र आ रहा था क्योंकि पैकेट से सिर्फ 2 टोस्ट ही निकाले गए थे। विंग लैन वांग जी वो उसके सामने नहीं था, लेकिन फिर से उससे बात करते हुए बोलता है, क्या तुम बस एक बार मेरी बात नहीं सुन सकते? खैर मैं तुमसे बोल भी क्या लूँगा, लेकिन एटलीस्ट अपना ध्यान तो रखा करो। ऐसा करते हुए विंग किचन में अपने लिए कुछ बनाने आया था, लेकिन अब उसका भी मूड बिल्कुल भी कुछ खाने का नहीं था। यहाँ पे वो भी अपने कमरे में गया, तैयार हुआ, अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गया। यहाँ पे लगभग इसी तरीके से समय निकलता रहा और विंग और लैन वांग जी एक ही घर में एक स्ट्रेंजर्स की तरह रह रहे थे, एकदम अनजान लोगों की तरह।
विंग ने वांग लिंगजाओ को दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया था और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हुए उसने उसके लिए पूरी जिम्मेदारी उठाई, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। और अब लैन वांगजी जो कि ऑलमोस्ट 9 मंथ प्रेग्नेंट था, उसे 9 मंथ कंप्लीट होने वाला है। और दूसरी तरफ वांग लिंगजाओ वो भी अपने 8 मंथ में है, यानी कि वो भी मतलब बहुत जल्दी ही 9 मंथ में एंटर कर जाएगी और बहुत जल्दी उसकी भी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लैन वांगजी की ना ड्यू डेट बस 1 हफ्ते के बाद की ही थी। इस पूरे टाइम पे उसने विंग से ना कोई हेल्प ली थी, ना ही विंग की तरफ एक बार देखा था। उसको बहुत सारी चीज़ें होती थी, मतलब उसके फीट्स पे पेन होना, बैक में पेन होना, सोना मतलब नींद नहीं आना, बहुत सारी चीज़ें होती थी। और उस वक्त वो सोचता भी था कि क्या वो विंग के साथ जाके टाइम स्पेंड करे। लेकिन फिर से उसे विंग की वो चीज़ याद आती है कि उसने उसके साथ चीट किया है। अगर उसके दिल में कुछ था तो वो मुझे बता सकता था। अगर वो उससे प्यार नहीं करता था, अगर उससे दिल भर चुका था, तो वो एक बार मुझे बता सकता था। लेकिन नहीं, उसने चीट करना सही समझा, इसलिए उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए लैन वांगजी अपने मूड स्विंग्स, अपने अप्स एंड डाउन्स, अपने सारी चीज़ों से ना अकेले ही यहाँ पे डील कर रहा था। दूसरी तरफ विंग था, जिसको दो दो प्रेग्नेंट पर्सन्स का ना ध्यान रखना पड़ रहा था। विंग अक्सर फ्रीज में बहुत सारी चीज़ें रखा करता था। उसे पता था कि लैन वांगजी की क्रेविंग्स क्या हैं, उसे आजकल क्या खाने का मूड हो रहा है। क्योंकि भले ही लैन वांगजी उससे बात ना करे, लेकिन फिर भी रहते तो दोनों एक ही घर में हैं, चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो पता चल ही जाती हैं। इसलिए वो बहुत सारी चॉकलेट्स टाइप के, कुछ स्नैक्स टाइप के, फ्रूट्स, ऑरेंज, आई मीन जितने भी जूसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आता था और उन्हें फ्रीज पे रखता था, किचन में रखता था। लेकिन 10 दिन निकल जाने के बावजूद भी वो चीज़ें अनटच्ड ही रहती थी, उन्हें कोई छूता नहीं था। मतलब ये क्लियर था कि लैन वांगजी उन चीज़ों को छूने की इच्छा में बिल्कुल नहीं है। हालांकि विंग उन चीज़ों को साइड करके फिर से नई चीज़ें वहाँ पे फील करता था। लेकिन यहाँ पे लैन वांगजी फिर भी उन सारी चीज़ों को ना ऐसे इग्नोर करता था जैसे उसके लिए वो सारी की सारी चीज़ें इनविजिबल हो। यहाँ पे विंग आजकल मतलब घर भी थोड़ा जल्दी आता था। हालांकि उसे वांग लिंगजाओ का भी ध्यान रखना था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि वांग लिंगजाओ की जो डिलीवरी है ना, उसमें ऑलमोस्ट 1.5 मंथ तब भी होगा। लेकिन यहाँ पे लैन वांगजी की जो डिलीवरी है वो बहुत जल्दी हो सकती है, ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर ही वो हो सकती है। भले ही लैन वांगजी ने कभी भी अपना शेड्यूल कुछ भी उसके साथ शेयर नहीं किया था, लेकिन फिर भी जब भी कभी भी लैन वांगजी घर में नहीं होता था तो विंग उसके कमरे में जाके ना कुछ चीज़ें देख लिया करता था, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स टाइप की, या फिर जो चीज़ें उसे बाहर बाहर दिख जाती थी, वो उन सब चीज़ों को चेक करके ना ये चीज़ें पता रखता था कि कौन सी चीज़ कब होने वाली है। हालांकि लैन वांगजी ने कभी भी अलाउ नहीं किया विंग को कि वो उसके साथ डेली चेकअप पे जाए, मंथली चेकअप पे जाए। लेकिन फिर भी विंग इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखता था। हालांकि विंग को सारी की सारी चीज़ें पता तो नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चीज़ें उसे पता रहती थी। इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे ही रहे, ताकि लैन वांगजी उसको ना मतलब टाइम दे पाए। पिछले 2 हफ्तों से लैन वांगजी ने भी ऑफिस जाना बंद कर दिया था, क्योंकि जब उसका 8 मंथ कंप्लीट हुआ था तो तब से ही उसने छुट्टी अप्लाई कर दी थी। लेकिन उसे अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लग गया था। हालांकि उसकी कंडीशन देखते हुए उसकी छुट्टियां इमिडिएटली अप्रूव होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ऑफिस के इम्पोर्टेंट काम की वजह से लैन वांगजी अपनी छुट्टियों को लगभग 1 से 1.5 हफ्ते के बाद उसे अप्रूव हुई थी। और वो फिर पिछले 2 हफ्ते से घर में ही था और फाइनली अब सिर्फ 1 वीक रह चुका था उसकी डिलीवरी पे। लेकिन अभी भी लैन वांगजी घर में खाली नहीं बैठा था, वो ऑनलाइन वर्क करता था, जिससे ऑफिस से ना उसकी छुट्टी मतलब अप्रूव तो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता था कि कहीं उसकी सैलरी कहीं से कहीं तक डिडक्ट ना हो जाए। इसलिए अपने मैटरनल लीव्स को भी उसने अपने डिलीवरी के बाद के लिए बचा के रखा हुआ था। और यहाँ पे जो उसने ऑलरेडी अपने ऑफिस में, कंपनी में बात कर रखी थी कि अगर पॉसिबल हो पाया तो वो काम करेगा, मतलब ऑनलाइन काम करेगा, और उसके लिए उसे पे भी मतलब पेमेंट चाहिए। और इस बात पे वहाँ से एग्री हुआ था। गवर्नमेंट सेक्टर पे अगर आप जॉब करते हैं तब आप मैटरनल लीव लेते हैं 6 मंथ की, तो यहाँ पे आपकी सैलरी वगैरह सब कुछ तो वैसी होती है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना कि मैटरनल लीव तो आपको 6 महीने की मिल जाती है, उसके बाद आप आके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उन 6 महीनों में आपको सैलरी मिलेगी ये गारंटी नहीं है। हो सकता है किसी कंपनी में मिलती होगी, किसी में हाफ मिलती होगी, और किसी में सिर्फ नाम मात्र कि हाँ ये अभी भी इस कंपनी का एम्प्लॉय है। इसलिए
यहाँ पे सेम लैन वांगजी के साथ भी हो रहा था। लैन वांगजी को भी वही सिर्फ नाम मात्र ही उसकी सैलरी मिल रही थी। हालांकि पिछले टाइम से, मतलब जितने भी टाइम से लैन वांगजी ने कंपनी में काम किया था, उसने अपना थोड़ा बचा बचा के बहुत सारे पैसे बचाए थे, जिसके लिए स्पेशली तब से जब से उसे विंग की मतलब धोखेबाजी के बारे में पता चला था, तो उसने अपने लिए ज़्यादा सेविंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसे अब अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए भी ध्यान रखना था। वो विंग से भी कह सकता था, ऑफ कोर्स विंग का बेटा है, लेकिन वो विंग के सामने अब ऐसे हाथ नहीं फैलाना चाहता था। वो करे जो करे, लेकिन अब जो बेबी उसके वॉर्म पे है वो उसका है। यहाँ पे लैन वांगजी अभी लिविंग रूम में बैठ के अपने स्नैक्स खा रहा था, साथ ही साथ वो अपने लैपटॉप में भी कुछ काम कर रहा था। लेकिन अचानक से ना उसको थोड़ा पेन फील होने लगा था। उसने इस चीज़ को स्टार्टिंग में इग्नोर किया, क्योंकि उसे पता था कि इसकी ड्यू डेट आफ्टर 1 वीक है, तो अभी से तो इसका कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन धीरे धीरे वो पेन बढ़ने लगा था। पेन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ चुका था कि उसे फील होता है कि वो काउच पे बैठा तो है, बट उसने जो लूज पैजामाज पहनी हुई थी ना, उसमें उसको कुछ वेट वेट सा फील होता है। उसे कुछ अजीब सा लगने लगा था। उसने अपने आप को खड़ा किया और देखा तो सब ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे पानी गिर चुका होगा, लेकिन वो पानी हल्का सा चिपचिपा था। लैन वांगजी को फिलहाल ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आप आज तक की लाइफ में उसने कभी भी किसी प्रेग्नेंट पर्सन को डिलीवरी देते हुए नहीं देखा था, तो ऑफकोर्स ये बात उसे कुछ भी नहीं पता था। उसने अपने इसी पेन पे ही ना अपने वॉर्म पे हाथ रखा बहुत टाइटली, मतलब बहुत टाइटली भी नहीं, लेकिन हाँ एक सिक्योरली अपने वॉर्म को होल्ड किया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली है ना। उसने दूसरे हाथ से लैपटॉप पे गूगल में जाके उसे सर्च किया कि ये क्यों होता है, तो उसे पता चला कि उसका वाटर ब्रोक हो चुका है, मतलब कि अब वो डिलीवरी के लिए रेडी है, जबकि उसकी ड्यू डेट 1 वीक के बाद की थी। उसने ये भी सर्च किया कि क्या अगर ये पहले हो जाए तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे पता चला कि हाँ इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मतलब बेबी को जन्म देना, दोनों वालों में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है, इसलिए ये सब कुछ होता है। काफ़ी हद तक ऐसा नहीं भी होता है, काफ़ी हद तक बहुत सारे लोग प्रीमेच्योर डिलीवरी करते हैं, तो ये चीज़ें नॉर्मल भी होती हैं। लेकिन कुछ हद तक, मतलब कुछ परसेंट ऐसा भी होता है कि अगर वक्त से पहले आप अपना वाटर ब्रोक कर चुके हो, या फिर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाली बात ज़रूर होती है। लैन वांगजी और भी ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि वो कमरे में जाए, सामान ले और बाहर जाके वो कोई ऑटो पकड़े और हॉस्पिटल के लिए निकल जाए। लेकिन अब उसके कदम जवाब दे चुके थे। वो 2 कदम चला ही था कि अचानक से उसको इतना हैवी पेन होता है कि वो अपनी जगह पे स्टिफ रह चुका था, और अगले 2 सेकंड के अंदर वो फिर से काउच में गिर गया था। हालांकि उसने पूरा ध्यान रखा था कि वो काउच में पूरी बहुत ज़ोर से ना गिरे, इसलिए अपने हाथों को उसने पहले ही सहारे के लिए आगे बढ़ा लिया था। लेकिन उसको पता चल रहा था कि वो अब उठ नहीं सकता है। यहाँ से उसके उठने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके आंखों से आंसू आने लगे थे, क्योंकि उससे इतना हैवी पेन हो रहा था। यहाँ पे लैन वांगजी कुछ सोचता है, उसके बाद अपने सेकी हैंड्स के साथ वो अपने फ़ोन को उठाता है और अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाके वो डायरेक्टली सबसे पहले विंग को कॉल करता है। 1 कॉल किया, 2 कॉल किया, 3 कॉल किया, लेकिन विंग ने कॉल नहीं उठाया। लैन वांगजी अपने मन ही मन में ये सोचता है कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज भी बिजी होगा। ऐसा कहते हुए उसके आंखों से आंसू और भी ज़्यादा जोर से निकलने लगे थे। मतलब जो अभी एक पतली सी धार में निकल रहे थे ना, वो अब और भी ज़्यादा मोटी हो चुकी थी। वो धार जो अभी तक सिर्फ गालों तक पहुँचे थे, वो अब और भी नीचे आके उसके गले से उसके कॉलर्स को तक भिगाना स्टार्ट कर चुकी थी। लेकिन लैन वांगजी यहाँ पे अपनी हिम्मत को और बांधता है। वो बोलता है, मैं कर सकता हूँ। उसने अपने वॉर्म को बहुत सिक्योरली होल्ड करके रखा हुआ था। उसके बाद उसकी हिम्मत करते हुए उसने फिर से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अच्छे से जवाब दे चुकी थी। अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने अपने हाथ को ना काउच पे मारा। उसके बाद सोचा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों, हर एक वक्त पे वो ही अकेला क्यों रहे। लैन वांगजी ने जोर से चीखा, अपनी जितनी फ्रस्ट्रेशन थी उसको बाहर निकाला। लेकिन इसके चलते ना उसने जोर लगा दिया था, जिसके चलते उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है उसके अंदर से जो बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा है। मतलब उसका अगर वो पुश करेगा ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो यहीं पे बेबी को डिलीवर कर दे।
और वो यहाँ पे बेबी को डिलीवर नहीं करना चाहता था। उसने फिर से हिम्मत की, अपने फ़ोन को उठाया और उसने एम्बुलेंस को कॉल किया। और यहाँ पे एम्बुलेंस ने उसको एड्रेस पूछा और साथ ही साथ उससे ये बोला कि कॉल कट ना करें, क्योंकि अगर लैन वांग जी एक बार बेहोश हो गया तो शायद उसके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाएंगे, कम क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए उसे होश में रहना होगा। इसलिए उस इंसान ने उस कॉल को, उस फ़ोन को, मतलब जो वो था, उसको एक लेडी को दे दिया और उससे बोला कि इससे कंटिन्यूसली बात करते रहें, क्योंकि हॉस्पिटल से वहाँ पहुँचने में कम से कम उन्हें 15 मिनट जाएगा। उसके बाद जिस हॉस्पिटल में लैन वांग जी ने बोला है कि उसे जाना है, उस हॉस्पिटल में जाने में भी लगभग 10 से 15 मिनट निकल सकते हैं। तो कम से कम आधे से 45 मिनट के बीच उसे अच्छे से होश में रहना होगा, तो उसे बातों पे लगाए रखो। यहाँ पे उस लेडी ने वही किया। यहाँ पे वो लैन वांग जी से बात कर रही थी कि प्लीज़ बेहोश मत होना, लेकिन क्या उसके बेहोश ना होना कहने की सिर्फ बोल देने भर से लैन वांग जी बेहोश नहीं होता। वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। उसने सामने जो पानी का गिलास रखा हुआ था उसमें पानी भरा और पीना स्टार्ट किया, लेकिन वो बस 2 ही घूंट पी पाया था कि उसके हाथ से वो पानी का गिलास भी नीचे गिर चुका था और वो नीचे फर्श पे जाके गिरा था, जिसकी वजह से वो कुछ हद तक टूट भी गया था और कांच पूरी जगह बिखरा हुआ था। लैन वांग जी ने स्लीपर्स भी नहीं पहनी थी, क्योंकि अब उसके पैरों में ना स्वेलिंग भी थी, तो उससे स्लीपर्स भी बहुत अच्छे से फिट नहीं होती थी। वो बहुत रेयरली ही घर में स्लीपर्स पहना करता था। लैन वांग जी के आंसू अब और भी ज़्यादा जोर से बहने लगे थे। वो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपनी किस्मत को, हर एक चीज़ को कर्ज करने लगा था कि आखिरकार उसके साथ ही ऐसा क्यों। वक्त निकलते गया। लैन वांग जी जितनी कोशिश कर रहा था अपनी आंखों को खुले रखने की, लेकिन उतनी ही उसकी कोशिश बेकार होती जा रही थी और यहाँ पे लैन वांग जी फाइनली बेहोश हो ही चुका था। दूसरी तरफ विंग, जो कि अभी अभी अपने कैबिन में आया था, उसने डायरेक्टली अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से बाहर निकाला और उसे साइड रखने की कोशिश की, लेकिन साइड रखते हुए ही उसका हाथ उसके फ़ोन में लग गया था, मतलब फिंगरप्रिंट के चलते, और वो फ़ोन अनलॉक हो चुका था। उसमें उसके डिस्प्ले पे 3 मिस कॉल दिखा रहा था और यहाँ पे जैसे ही उसने उसको चेक किया तो वो लैन वांग जी के एंड से थे। ये मिस्ड कॉल देखते ही ना उसकी हार्ट बीट्स बिल्कुल ऐसे तेज हुई थी जैसे कि उसका सीना ना अभी फट जाएगा और उसका दिल बाहर निकल आएगा, क्योंकि लैन वांग जी ने पिछले इतने महीनों से, जब से 8 महीनों से उससे कोई बात नहीं की थी, कभी कोई कॉल नहीं किया था, कोई मैसेज नहीं किया था। सामने अगर विंग होता तो भी वो उससे कभी ये नहीं कहता कि यार उससे ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे लैन वांग जी जो है ना, आज उसको कॉल किया है तो क्या सब कुछ ठीक है। विंग ने इस बात को सोचते हुए लैन वांग जी के फ़ोन पे कॉल किया, लेकिन सामने से किसी ने रिसीव नहीं किया। विंग अपने मन में ही बड़बड़ा रहा था, प्लीज़ कॉल रिसीव करो, प्लीज़ कॉल रिसीव करो। उसने दोबारा से कॉल किया, लेकिन इसके चलते भी उसने अपने हाथों को खाली नहीं रखा। उसने अपना बैग पूरी तरीके से पैक कर लिया था। हालांकि अभी दिन के सिर्फ 12 ही बजे थे, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी से पूछे ही इस हॉस्पिटल से कदम बाहर निकाल दिए और जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। उसने गाड़ी में बैठा, अपनी गाड़ी को उसने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ड्राइव करना स्टार्ट किया और वो 10 मिनट के अंदर ही अपने घर पे पहुंच चुका था। लेकिन घर में पहुंचते ही जो नज़ारा उसने देखा ना, उसको देख के तो उसकी हालत ही ख़राब हो चुकी थी। एक पल के लिए वो जिंदा लाश बन चुका था, क्योंकि सामने लैन वांग जी को स्ट्रेचर पर लिटा के कुछ लोग एम्बुलेंस की तरफ लेके जा रहे थे और लैन वांग जी के हाथ उस स्ट्रेचर से बाहर लटक रहे थे। वो मतलब उसे अच्छे से पता था कि लैन वांग जी चलता भी था ना तो भी अपने वॉर्म को बहुत सिक्योरली होल्ड करके रखता था, लेकिन इस वक्त उसने उस वॉर्म को बिल्कुल भी सिक्योर ही तो क्या, उसने होल्ड तक नहीं किया हुआ है। उसकी वॉर्म भी ना हल्की सी हिल रही थी। ऑफ कोर्स अंदर बेबी था तो उसके वॉर्म पे ऐसे मूवमेंट होना लाजमी है, लेकिन लैन वांग जी इस तरीके से बेजान क्यों पड़ा हुआ है। यहाँ पे विंग की तो सांस उसके हलक में अटक चुकी थी। उसने अपने कदमों को जल्दी से लैन वांग की तरफ बढ़ाया। लैन वांग जी की शर्ट के बटन्स खुले हुए थे, जिसकी वजह से उसकी वॉर्म ना पूरी दिख रही थी। आधी कवर थी और वो भी उसकी लूज पैजामा से, लेकिन आधी अनकवर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी जो शर्ट उसने पहनी थी ना, टी शर्ट उसे आजकल बहुत टाइट लगती थी तो वो लूज शर्ट पहना करता था, लेकिन अभी शर्ट के बटन्स भी खुल चुके थे। तो यहाँ पे उसकी जो हाफ, मतलब ऑलमोस्ट चेस्ट तक ना उसका पूरा रिवील हो रहा था।
विंग ने जल्दी से वहाँ पे जाके लैनवांग जी के फेस पे अपने हाथ रखे, उसके बाद पूछा तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों लेटे हुए हो। लेकिन यहाँ पे लैनवांग जी कोई जवाब नहीं देता। क्या लैनवांग जी की डिलीवरी नॉर्मली हो पाएगी? क्या अब विंग और लैनवांग जी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर अभी विंग को एक और बड़ा झटका मिलना बाकी है? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।